And welcome everyone to my channel Tourism Insights. I am Dr. Krishna Tiwari, and first of all, very happy new year to all of you. Today again we are going to study another important topic, that is forecasting for tourism and its products. See, tourism forecasting involves the use of statistical model and historical data to predict future travel trends and visitor numbers, helping businesses and government to make informed decisions. ये एक सर्विस इंडस्ट्री है। डिफरेंट काइंड की सर्विसेज लाइक रेलवे, एयरलाइन, होटेलियर, टूर ऑपरेटर, टूरिस्ट ट्रांसपोर्ट, इन सभी इन सभी सर्विसेज का एफिशिएंट प्लानिंग के लिए, ओवर सप्लाई के रिस्क को मिनिमाइज करने के लिए एंड अवेलेबल रिसोर्सेज का ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन के लिए फोरकास्टिंग एक एसेंशियल एंड क्रूशियल हो जाता है। तो चलिए डिटेल में देखते हैं। लेट्स बिगिन। Tourism and its product. See, simply forecasting means future prediction, फ्यूचर को प्रेडिक्ट करना, जो कि बहुत ही एसेंशियल हो जाता है, स्पेशली जो प्लानिंग प्रोसेस के लिए। प्लानिंग प्रोसेस में डेवलपमेंट, फ्यूचरिस्टिक डेवलपमेंट के लिए ये एक एसेंशियल हो जाता है फोरकास्टिंग का स्टेप, क्योंकि प्लान जो है वो वर्क करता है एजम्पशंस के बेसिस पे, एंड एजम्पशंस वर्क करते हैं फोरकास्टिंग के बेसिस पे। इसलिए स्पेशली मार्केटिंग के लिए एंड मार्केटिंग के प्लान को डिजाइन करने के लिए एक्यूरेट फोरकास्टिंग जो है बहुत ही ज्यादा क्रूशियल होता है। अगर टूरिज्म की बात करें तो हम जानते हैं कि एक सर्विस इंडस्ट्री है ना, और सीजनलिटी इसका नेचर है। तो अगर सोशल सीजनलिटी को अगर हम ले तो लोग वेकेशन के टाइम पे ज्यादा टूर करना पसंद करते हैं, और अगर हम क्लाइमेटिक सीजनलिटी को ले तो उसमें पीक सीजन एंड लीन सीजन में ये बढ़ जाता है ना। अगर वो रेनी सीजन एंड बहुत हॉट समर में लोग ट्रैवल नहीं करते, तो एज ए टूरिज्म इंडस्ट्री आपको प्रिपेयर रहना पड़ेगा, प्रिपेयर रहना भी चाहिए हर एक कंडीशन के लिए। अगर ओवर क्राउडेड हो गया तो भी आप इफिशिएंट है सर्विसेज को प्रोवाइड करने में एंड क्राउड को कंट्रोल करने में, और अगर लीन पीरियड है जबकि आपको लो प्रॉफिट होना है, उस कंडीशन में भी टूरिज्म को कैसे बूस्ट किया जाए और कैसे रन किया जाए, ये आपके भीतर वो कैपेबिलिटी होना चाहिए, जिसके लिए फोरकास्टिंग मस्ट हो जाता है। इसके अलावा गवर्नमेंट्स के जो न्यू रूल एंड रेगुलेशन, वीजा पॉलिसीज हैं, है ना, रिस्ट्रिक्टेड एरिया के रूल रेगुलेशंस होते हैं, इन्वायरमेंट कंडीशन होते हैं, सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन होते हैं, ये सारी चीजें भी इफेक्ट करती हैं टूरिस्ट के फ्लो के ऊपर। दैट्स वाई फोरकास्टिंग मस्ट हो जाता है एक डिसीजन लेने के लिए, एक प्रेडिक्शन के लिए कि फ्यूचर में किस तरह से प्रोडक्ट को डिजाइन करना है और उसकी सप्लाई करनी है, ठीक है ना। तो टूरिज्म के डिमांड है, जैसा कि हम जानते हैं कि सर्विस इंडस्ट्री है तो मैक्सिमम प्रोडक्ट इसकी सर्विसेज है, तो उन सर्विसेज के इफिशिएंट प्लानिंग के लिए फोरकास्टिंग मस्ट हो जाता है। तो सर्विसेज क्या क्या है? एयरलाइन, रेलवे, होटेलियर, टूर ऑपरेटर, टूरिस्ट ट्रांसपोर्ट ऑपरेटर, फूड एंड कैटरिंग एस्टेब्लिशमेंट, अदर इंडस्ट्री जो कि ट्रैवल टूरिज्म से कनेक्टेड है या हॉस्पिटैलिटी एंड टूरिज्म पे टोटली डिपेंडेंट है, इन सभी के एफिशिएंट प्लानिंग के लिए फोरकास्टिंग, टूरिज्म डिमांड का फोरकास्टिंग बहुत ही एसेंशियल एंड क्रूशियल होता है, ताकि हम कंट्रोल्ड वे में लीन एंड पीक दोनों ही पीरियड में टूरिस्ट इंडस्ट्री को रन कर पाए। तो फोरकास्टिंग फॉर टूरिज्म को देखते हैं। तो टूरिज्म क्या है? एक मल्टी फेसेटेड इंडस्ट्री है। इसमें डेस्टिनेशन के अलावा अदर सेक्टर्स भी होते हैं, लाइक ट्रांसपोर्ट, एकोमोडेशन और इंटरमीडिएट सर्विसेज, जो कि टूरिज्म प्रोडक्ट को के ऊपर जो है, टूरिज्म प्रोडक्ट जो है डायरेक्टली डिपेंड होता है। और जो टूरिज्म प्रोडक्ट जो है वो किस पे डिपेंड होता है? टूरिस्ट के नंबर ऑफ टूरिस्ट पे, और जो टूरिस्ट जो मनी स्पेंड कर रहे हैं उस पे टूरिज्म प्रोडक्ट जो है वो डिपेंड होता है। तो दैट्स वाई ये सेक्टर जो है, और जैसा कि हम जानते हैं इस इंडस्ट्री में ये सारे डिफरेंट सेक्टर इन्वॉल्व है जो डिफरेंट सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। तो इस इंडस्ट्री को स्मूथली, इस बिजनेस को स्मूथली रन करने के लिए इन सभी सेक्टर्स का इंटरडिपेंडेंट होके एक साथ वर्क करना बहुत ही मस्ट हो जाता है, तभी ये स्मूथली वर्क कर पाएगा। जैसा कि हम लोगों ने टूरिज्म सिस्टम एंड कंस्टिट्यूएंट ऑफ टूरिज्म एंड सिस्टम में पढ़ चुके हैं, लिंक मैंने दिया है, देख लीजिएगा डिटेल में, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए देख, मान लीजिए कि ट्रेवल एजेंट या टूर ऑपरेटर किसी डेस्टिनेशन को डेवलप करना चाह रहा है, इसके लिए वो उस डेस्टिनेशन का प्रमोशन कर रहा है ताकि टूरिस्ट अट्रैक्ट हो, ठीक है ना।
तो इसका बेनिफिट किसको किसको होगा? ट्रांसपोर्ट, क्योंकि जो भी टूरिस्ट होगा वो ट्रांसपोर्ट यूज करेगा, एकोमोडेशन यूज करेगा और अदर लोकल सर्विसेज भी यूज करेगा। अगर हमारे पास ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटी बहुत अच्छी है और एकोमोडेशन की फैसिलिटी पुअर है, तो उस कंडीशन में ट्रांसपोर्ट को बहुत ज्यादा बेनिफिट नहीं हो पाएगा। और एकोमोडेशन बहुत अच्छे कंडीशन में है, प्रॉपर सफिशिएंट फैसिलिटी है हमारे पास, और ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटी सफिशिएंट नहीं है, तो उस कंडीशन में एकोमोडेशन सफर करेगा, उसको प्रॉपर बेनिफिट नहीं हो पाएगा। दैट्स वाई इन सभी जितने भी सेक्टर वर्क करते हैं टूरिज्म इंडस्ट्री का, इनका एक साथ इक्वल डेवलपमेंट और उनके बीच क्या हो, इंटरडिपेंडेंट को रिलेशन, उनका संबंध बढ़िया हो, और तभी ये स्मूथली रन कर पाता है टूरिज्म इंडस्ट्री। बट स्पेशली किसी भी स्पेसिफिक प्रोडक्ट के डिजाइन के लिए एंड उसके डिमांड को अंडरस्टैंड करने के लिए मार्केटिंग फॉरकास्टिंग जो है वो उसकी रिक्वायरमेंट होती है और वो मस्ट हो जाता है। इनफैक्ट फॉरकास्टिंग जो है ये डिसीजन मेकिंग में हम बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। किसी भी मार्केटिंग या टूरिज्म प्रोडक्ट और सर्विसेज के मार्केटिंग में अगर उसे और उसके ऑर्गेनाइजेशन में, उसके प्लानिंग में फॉरकास्टिंग एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ठीक है ना। क्योंकि जैसे एग्जांपल में के लिए देखें कि एक एयरलाइन है, वो अपने न्यू सेक्टर में वो अपना एयर सर्विस प्रोवाइड करना चाह रही है। सबसे पहले उसे क्या देखना पड़ेगा, उस एरिया का ट्रैफिक देखना पड़ेगा और टाइप ऑफ ट्रैफिक देखना पड़ेगा, किस तरह का ट्रैफिक है और कितनी ट्रैफिक है। उसको एनालाइज करने के बाद ही वो अपने फ्लाइट की फ्रीक्वेंसी एंड क्वालिटी ऑफ सर्विसेज को डिसाइड कर पाएगी। सो दैट्स वाई ये मोस्ट हो जाता है कि जैसा कि मैंने बताया कि उस फ्रीक्वेंसी मार्केटिंग फॉर प्रोडक्ट के डिजाइन के लिए और डिमांड को, डिजाइन एंड डिमांड के लिए उसको अंडरस्टैंड करना मार्केट के कंडीशन को मस्ट हो जाता है, तभी कोई सेक्टर जो है वो स्मूथली रन कर पाता है। उसी तरह होटल है, अगर कोई नया होटल किसी सेक्टर में ओपन करना चाह रहे हैं तो आपको टूरिस्ट के नंबर एंड टाइप ऑफ कस्टमर पता होगा, तभी वो उसको इजिली जो है वो अपनी सर्विसेज को उसके अकॉर्डिंग वो सर्व करेगा। दैट्स वाई फॉरकास्टिंग मस्ट है। ये फॉरकास्टिंग के थ्रू ही आप डेटा कलेक्ट करेंगे और उसके अकॉर्डिंग आप अपने सर्विसेज को प्रोवाइड करेंगे। सो तो दो बातें ध्यान में रखना है कि टूरिज्म इंडस्ट्री में इंपॉर्टेंट फैक्टर कौन कौन से हैं, नंबर ऑफ ट्रैवलर्स एंड टाइप ऑफ ट्रैवलर्स, कितने टूरिस्ट है और किस तरह के टूरिस्ट है। तभी अगर ये सिनेरियो क्लियर है आपके दिमाग में, तब जाके कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जो है वो अपने मार्केटिंग मिक्स पे वर्क करता है। मार्केटिंग मिक्स हम लोग टूरिज्म मार्केटिंग में पढ़ चुके हैं, प्रोडक्ट, प्राइस, प्रमोशन, प्लेस एंड जो अदर उसके अदर जो लोग हैं मार्केट में उससे compete कर सकते हैं, एक दूसरे से compete कर सकते हैं। अगर ये क्लियर है कि ट्रेवल कितने नंबर में टूरिस्ट है और किस तरह के टूरिस्ट है, तो इजिली वो अपने मार्केट को प्लान कर सकता है और मार्केटिंग मिक्स के थ्रू compete कर सकता है एक दूसरे से। तो फॉरकास्टिंग के एडवांटेज क्या क्या होते हैं? किसी भी प्लान डेवलप टूरिज्म की फैसिलिटी एंड सर्विसेज को प्लान करने के लिए, डेवलप करने के लिए, ऑपरेट करने के लिए, और जैसा कि मैंने बताया कि ओवर सप्लाई के रिस्क को मिनिमाइज करने के लिए, यदि हमारे पास पता है कि लीन सीजन में इतने ही टूरिस्ट आएंगे तो हम उतना ही प्रोडक्शन करेंगे, तो ओवर सप्लाई के रिस्क को मिनिमाइज करता है और जो भी अवेलेबल रिसोर्सेस है उसका ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन होता है, और टूरिस्ट के डिमांड को मैक्सिमाइज, क्योंकि हम टूरिस्ट ट्रेंड को समझ पाते हैं थ्रू द फॉरकास्टिंग, आखिर उनका डिमांड क्या है, वो क्या चाहते हैं, तो इसलिए हम उसके डिमांड को मैक्सिमाइज कर सकते हैं। और जो कैरिंग कैपेसिटी, ये भी हम लोग पढ़ चुके हैं, कैरिंग कैपेसिटी को हम मैनेज कर सकते हैं, रेगुलेट कर सकते हैं इनफ्लक्स ऑफ टूरिस्ट को। इनफ्लक्स ऑफ टूरिस्ट, जो बहुत भारी संख्या में अगर टूरिस्ट आते हैं तो उसको हम मैनेज कर पाते हैं थ्रू फॉरकास्टिंग। तो चूंकि नंबर ऑफ टूरिस्ट एंड टाइप ऑफ टूरिस्ट इंपॉर्टेंट है, तो दैट्स वाई कौन कौन से फैक्टर है जो टूरिज्म को इन्फ्लुएंस करते हैं वो पहले देखते हैं। तो पॉलिटिकल एंड लीगल एनवायरनमेंट एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो टूरिस्ट के मूवमेंट को एंड फ्लो को इम्पैक्ट करते हैं। पॉलिटिकल कंडीशन अगर आपकी पीसफुल है, मैनेजेबल है, तो टूरिस्ट आएंगे। गवर्नमेंट के रेगुलेशन डिफरेंट होते हैं, जैसे कि इंडिया में अगर बात करें तो बहुत सारे रिस्ट्रिक्टेड एरिया है जहाँ पे आपको स्पेशल परमिट लेना होता है, तो वहाँ इजिली ट्रैवल फ्लो नहीं होता, आपको परमिशन के बाद ही मिलेगा। उसी तरह प्रेजेंट टाइम में चाइना जो है उसने इनकरेज किया है इनबाउंड टूरिज्म को,
तो डिफरेंट डिफरेंट पॉलिसी, जैसे कि गवर्नमेंट ने फॉरेन एक्सचेंज के रूल्स रेगुलेशन चेंज किए हैं, ई वीजा पॉलिसी स्टार्ट की है, तो ये जो पॉलिटिकल एंड लीगल इन्वायरमेंट है टूरिस्ट फ्लो को ट्रेमेंडसली इफेक्ट करता है, बहुत अफेक्ट करता है। अगर प्रेजेंट टाइम में देखें तो ई वीजा जो है वो अराइवल को बूस्ट किया, टूरिस्ट के अराइवल को बूस्ट किया, और वही जो अनरेस्ट का कंडीशन है कश्मीर में, अभी जो भी कुछ हुआ पहलगाम हमले को लेके, तो उस समय टूरिज्म जो है वो हॉल्ट हुआ है, टूरिस्ट कम आने लगे हैं। उसी तरह डिफरेंट लोकेशन पे जो G20 मीटिंग हुई है वो इंडिया को शोकेस कर रहा है, इंडिया को रियल में जो इंटरनेशनल वर्ल्ड जान पा रहा है, इसके कल्चर, कस्टम, इसकी कैपेसिटी को एंड ऑल। तो दैट्स वाई सोशल एंड सेफ्टी फैक्टर को अगर बात करें तो ये एक मेंटल एंड फिजिकल सिक्योरिटी टूरिस्ट का है, डायरेक्टली रिलेटेड होता है उसके दिमाग से, और अफेक्ट करता है टूरिज्म के ट्रेंड को और उसके फ्लो को। एग्जाम्पल के लिए फिर वही मैं बोल रही हूँ, कश्मीर वैली में जो भी टूरिज्म को लेके एंड अटैक्स को लेकर कंडीशन है, उसमें क्या होता है, टूरिस्ट जो है जाते हैं पर एक डर रहता है उनके मन में, बल्कि उसके कंपैरिजन में देखा जाए तो हिमाचल प्रदेश में टूरिज्म जो है वो बढ़ा है, टूरिस्ट ज्यादा जा रहे हैं। तो दैट्स वाई सर्टेन सोशल एक्टिविटीज ऐसी भी हैं जो टूरिस्ट को अट्रैक्ट भी करती हैं, लाइक डिफरेंट काइंड की फेयर एंड फेस्टिवल। इंडिया इज अ लैंड ऑफ फेयर एंड फेस्टिवल, पढ़ चुके हैं हम। तो डिफरेंट काइंड के फेयर एंड फेस्टिवल्स जो है, कॉन्फ्रेंस है जो डिफरेंट डिफरेंट इंडस्ट्री पे, जिसके लिए कन्वेंशन टूरिज्म को स्टार्ट किया गया है, भारत मंडपम स्टेब्लिश किया गया, तो ये सारे टूरिस्ट को इन्फ्लुएंस करते हैं, फ्लो को बढ़ाते हैं, हायर टूरिस्ट फ्लो होता है इससे। ज्योग्राफिकल एंड क्लाइमेट कंडीशन की अगर बात करें तो जैसा कि हम पढ़ चुके हैं, सीजनलिटी, सीजनल है नेचर में टूरिज्म। सर जो हॉट प्लेन में के लोग जो है वो विंटर में हिल स्टेशन पे जाना पसंद करते हैं, और कोल्ड कंट्री के लोग स्केप करके सनी बीचेस और रिसोर्ट की ओर जाते हैं। तो इसलिए इस अगर हमारे पास प्रॉपर ऑब्जर्वेशन है एंड एक्यूरेट फॉरकास्टिंग है, तो उनके फ्लो के अकॉर्डिंग हम सर्विसेज को अवेलेबल करा सकते हैं, उनके अराइवल को मैनेज कर सकते हैं, एडिशनल टूरिस्ट इनफ्लो को भी हम मैनेज कर पाएंगे। सो दैट्स वाई ज्योग्राफिकल एंड क्लाइमेट कंडीशन को देखते हुए फॉरकास्टिंग मस्ट हो जाता है। और इकोनॉमिक इन्वायरमेंट की बात करें तो जैसा कि डिस्पोजेबल इनकम अच्छी है टूरिस्ट के पास, तो वो करेगा, वो टोटली डिपेंड करता है जो जनरेशन, जो टूरिस्ट को जनरेट करने वाले रीजन है उस पर डिपेंड करता है। एक्सचेंज रेट क्या है टू कंट्री के बीच में, क्योंकि एक्सचेंज रेट ही उनके हॉलिडे कॉस्ट को डिटरमिन करता है, वो उसी के अकॉर्डिंग उनका जो पैकेज है वो चीपर या एक्सपेंसिव बनता है, तो जो कि टूरिस्ट ट्रैफिक को डायरेक्टली अफेक्ट करता है। अभी के अगर इंडिया में देखें तो इसको बढ़ाने के लिए, टूरिस्ट फ्लो को बढ़ाने के लिए एयरपोर्ट एंड हाईवे को अपग्रेड किया जा रहा है, गोल्डन ट्रायंगल जैसे सर्किट्स को बनाए जा रहे हैं ताकि एक्सेसिबिलिटी बढ़े, ठीक है ना। तो ये सारी चीजें हैं, इकोनॉमिक इन्वायरमेंट भी इफेक्ट करती है टूरिस्ट फ्लो को, एंड अगर फॉरकास्टिंग है आपके पास अच्छी तो आप उसे कंट्रोल कर पाएंगे। एक्सेसिबिलिटी एंड एकोमोडेशन ये जो है टू बेसिक ऑफ टूरिज्म है, क्योंकि ये मोस्ट है, आपके पास एक्सेसिबिलिटी और एकोमोडेशन, रहने की जगह और अगर साधन नहीं है तो आप कहीं भी टूर नहीं कर पाते। तो टूरिस्ट ट्रैफिक को ट्रिमेंडसली अफेक्ट करता है। इसमें किसी प्रकार की जो ट्रांसपोर्ट सर्विसेज है, इसमें किसी प्रकार के इसके फ्रिक्वेंसीज में चेंजेस आते हैं या न्यू सर्विसेज हमारे सामने देखने को मिल रही है ट्रैफिक में, तो टूरिज्म ट्रैफिक को ट्रेमेंडसली अफेक्ट करता है। डिस्टेंस एंड टाइम भी उसके साथ, ट्रेवल टाइम भी उसके साथ इंक्लूड होता है। अगर लॉन्ग हॉल, लंबी दूरी की जगह है तो वहां पे प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ता है। अगर हम इंडिया को ही एग्जांपल में ले तो यूरोपियन एंड अमेरिकन कंट्रीज के लिए इंडिया एक लॉन्ग हॉल टूर डेस्टिनेशन बन जाता है, लंबी दूरी बन जाती है, जो कि दैट्स वाई जो मेन टूरिस्ट जनरेशन का मेन है यूरोप एंड अमेरिका, तो उतने टूरिस्ट नहीं आ पाते। ऑल्दो अभी तो फैसिलिटीज बढ़ गई है, आ रहे हैं, लेकिन लॉन्ग हॉल प्रॉब्लम इंडिया को फेस करना पड़ता है। उसी तरह अगर जो अवेलेबल रेट है एकोमोडेशन के, अगर वो हम अफोर्डेबल है, हर तरह के रेट अवेलेबल है, तो डेफिनेटली वो टूरिस्ट फ्लो को अफेक्ट करेगा। और जो बहुत हाई रेट है या बहुत लो रेट है तो दोनों ही कंडीशन सही नहीं होता है। तो इसलिए हर एक तरह का अगर टैरिफ रेट एकोमोडेशन का अवेलेबल है तो टूरिस्ट फ्लो बढ़ेगा। न्यू डेवलपमेंट इन द इंडस्ट्री में
नए सेटअप, नए इन्वेंशन हमेशा टूरिस्ट को अट्रैक्ट करते हैं। अगर अभी प्रेजेंट में देखा जाए तो डिज्नी पार्क है, अम्यूजमेंट पार्क है, टूरिस्ट को अट्रैक्ट कर रहे हैं। जैसे कि साउथ अफ्रीका की सन सिटी जो है वो इंडियन ट्रैफिक को बड़ी भारी मात्रा में, भारी संख्या में इन्फ्लुएंस कर रहा है अपनी। ठीक है, तो जो भी इंपॉर्टेंट इंडस्ट्री में वर्क कर रहे हैं, इंडस्ट्री के इंपॉर्टेंट लोग हैं, इंडस्ट्री प्लेयर है, वो इस तरह के चेंजिंग ट्रेंड को एनालिसिस करते हैं, उसे ध्यान में रखते हैं और उसी को ध्यान में रख के फॉरकास्ट करते हैं। तो इंडिया का टूरिज्म को अगर देखा जाए तो अभी वो बूम कर रही है। क्यों कर रही है? कि डिफरेंट काइंड के न्यू डेवलपमेंट हुए हैं। जैसे कि क्रूज टूरिज्म को डेवलप किया जा रहा है, जिसका कि एम क्या है कि 2029 तक ग्लोबल क्रूज डेस्टिनेशन इंडिया को बनाना। उसी तरह स्वदेश दर्शन प्रसाद योजनाएं हैं। इस तरह की प्लानिंग्स जो है वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड रिलीजियस टूरिज्म को डेवलप कर रही है, जिसमें कि आप देख रहे हैं बनारसी कॉरिडोर, अयोध्या राम मंदिर, है ना, रामायण सर्किट, बुद्धिस्ट सर्किट, ये सारी चीजें डेवलप की जा रही है। उसी तरह वीजा रिफॉर्म किया है गवर्नमेंट में, गोल्डन वीजा एक्सपेंडेड हुआ है, ग्रीन रेसिडेंशियल मिल रही है, फ्री वीजा स्कीम टूरिस्ट के लिए बनाए गए। उसी तरह उड़ान स्कीम जो कि डिफरेंट रिमोटेस्ट टूरिस्ट डेस्टिनेशन को कनेक्ट करने के लिए बनाई गई है। तो ये सारे टूरिज्म के फ्लो को बढ़ाते हैं, अफेक्ट करते हैं। अगर आपके पास फॉरकास्टिंग है टूरिस्ट के नेचर को लेके और उनके डिमांड को लेके, अगर आप न्यू डेवलपमेंट कर रहे हैं तो डेफिनेटली टूरिस्ट फ्लो बढ़ता है। तो मेथड क्या है फॉरकास्टिंग का? जो कि वेरियस ड्यूरेशन के बेसिस पे फॉरकास्टिंग की जाती है। शॉर्ट टर्म सीजनल होता है, मीडियम टर्म एनुअल होता है, और लॉन्ग टर्म जो लॉन्ग टर्म होता है वो मोर देन 2 to 5 years का होता है। तो मेथड क्या है? पहला होता है फॉरकास्टिंग का तो सर्वे। फर्स्ट है सर्वे, जो कि गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन और स्मॉल प्राइवेट फर्म जो है इसे ऑर्गेनाइज करती है। ये सर्वे जो कि एक टीम को बनाया जाता है जो इस सर्वे को करती है, जो कि प्रेफरेंस करते हैं टूरिस्ट को और उसके जो वेरियस टूरिज्म सर्विसेज है उसके लिए उनका इंप्रेशन क्या है, उनका ओपिनियन क्या है और उनके प्रेफरेंसेस क्या है, इसे देखने के लिए ये टीम बनाई जाती है डिपार्टमेंट ऑफ टूरिज्म के द्वारा। और सॉरी, डिफरेंट प्लेसेस पे सर्वे कराई जाती है, स्पेशली डिपार्चर लॉन्च ऑफ इंटरनेशनल एयरपोर्ट, क्योंकि इस समय टूरिस्ट टूर कर चुके होते हैं और आपके क्वेश्चन का आंसर देने के लिए रेडी होते हैं। एयरलाइन एंड होटल जो है ये भी फीडबैक लेते रहते हैं अपने कस्टमर को, ताकि वो उसके अकॉर्डिंग प्लान कर पाए, अपने जो भी प्रोडक्ट है जो भी चेंजेस करना है कर पाए। और उसी तरह बहुत सारे सर्वे कंडक्ट किए जाते हैं कस्टमर्स के लिए, सेल्स फोर्स के लिए, एक्सपोर्ट्स के लिए, ताकि उनके जो भी डिमांड है और उनके क्वालिटी एंड क्वांटिटी को जो भी रिफॉर्म नीड है उसको समझते हुए प्रोवाइड किया जा सके। टाइम सीरीज की बात करें तो हिस्टोरिकल डेटा को यूज किया जाता है, उसे शॉर्ट करके प्रेजेंट टाइम के साथ कंपेयर करके एंड हाई एंड लो सीजन के कंडीशन को समझते हुए, स्पेशली टूरिज्म इंडस्ट्री का जो नेचर है उसे समझने के बाद हम उसके अकॉर्डिंग फॉरकास्ट करते हैं। तो इसके लिए सेल्स फिगर प्रमोट होता है, लो सीजन के लिए सेल को प्रमोट करना, एंड जो पीक सीजन होता है उस समय जो बड़ी मात्रा में लास्ट विच इन्फ्लक्स होता है उसको ऑनस्लॉट को कंट्रोल करने के लिए ये नेसेसरी हो जाता है कि टाइम सीरीज का एनालाइज करते हुए हम अपने फोरकास्ट एंड प्लानिंग को करें। कोरिलेशन की बात करें तो ये लिंक करता है टूरिस्ट फ्लो को डिफरेंट टाइप के वेरिएबल फैक्टर से, लाइक पर कैपिटल इनकम, यानी कि डिस्पोजेबल इनकम अगर बढ़िया है तो टूरिस्ट डेफिनेटली टूर करेंगे। तो ये इसलिए भी वाइटल हो जाता है कि मार्केटिंग प्लान जो करते हैं ऑर्गेनाइजेशन, मार्केटिंग मिक्स के लिए प्रोडक्ट प्राइस प्लेस है ना, उसके डिस्ट्रीब्यूशन प्रमोशन, ये सारा कुछ इस कोरिलेशन को ध्यान में रखते हुए उनके इन्वेस्टिंग एंड जो भी खर्च करने का तरीका है टूरिस्ट को, उसको देखते हुए ये कोरिलेट करके अपने मार्केटिंग स्ट्रेटेजी को रेडी करते हैं। मार्केट टेस्ट की बात करें तो टाइम टू टाइम जो है मार्केट को समझने के लिए डिफरेंट काइंड के टेस्ट ऑर्गेनाइजेशन जो है वो करते हैं, अंडरस्टैंड करते हैं डिमांड को समझने के लिए एंड प्रोडक्ट के कंपटीशन को देखने के लिए, कॉम्पिटिटर के भी हर एक स्टाइल को और उनके मेथड को एनालाइज किया जाता है, जो कि डिफाइन हमें क्लू प्रोवाइड करता है अपने
प्राइसिंग को डिजाइन करने के लिए प्रोडक्ट में जो भी डेवलपमेंट या उसमें जो भी रेक्टिफिकेशन है उनको करने के लिए मार्केट टेस्ट के थ्रू हम कर सकते हैं। उसी तरह एक बहुत ही कॉमन मेथड जो ओल्ड मेथड है कि जो भी एक्सपर्ट है इस फील्ड के, सीनियर एग्जीक्यूटिव है या एक्सपीरियंस पीपुल है, वो अपने उनके जजमेंट के बेसिस पे सिनेरियो को प्लान किया जाता है, सिनेरियो को एनालाइज किया जाता है। तो इसका एडवांटेज ये होता है कि फोरकास्टिंग की जाती है उनके एक्सपीरियंस के बेसिस पे, तो एडवांटेज को देखा जाए तो बहुत ही क्विक हो जाता है और लॉन्ग टेक्निकल एनालिसिस के जो रूल्स एंड रेगुलेशन उसको यूज नहीं करना पड़ता। बट ये हमेशा रिलायबल नहीं होता, ये कभी कभी ये रॉन्ग भी हो जाता है। दैट्स वाई हमें टोटली इसको, ऑल्दो ये मेथड यूज होता है लेकिन कंप्लीटली इस पर रिले नहीं करना चाहिए। तो डिफरेंट फॉरकास्टिंग मेथड जो है वो प्रोडक्ट को डिफरेंट फॉरकास्ट सेम पीरियड में किसी भी प्रोडक्ट का डिफरेंट डिफरेंट फॉरकास्ट करता है। सो आपके लिए है कि आप प्रैक्टिकल तरीके से उसे रीअश्योर्ड करें, सेलेक्ट करें कि कौन से प्रोडक्ट के लिए आपको कौन सा फॉरकास्टिंग मेथड को लेना है और उसकी सिचुएशन के लिए कौन सा फॉरकास्टिंग मेथड सूट करता है, उसी के अकॉर्डिंग आपको अपने प्रोडक्ट का फॉरकास्टिंग करना चाहिए। तो प्रेजेंट टाइम में देखें तो जब फॉरकास्टिंग के लिए गवर्नमेंट एडवांस्ड डेटा एनालिस्टिक को यूज कर रही है, और जैसे कि वही टाइम सीरीज ओल्ड एंड मॉडर्न, जैसे कि हाइब्रिड एनालिसिस सिस्टम कहा गया है अरीमा। अरीमा क्या है, वही ओल्ड हिस्टोरिकल डेटा को प्रोसेस करते हुए मॉडर्न पैटर्न से कंपेयर करके फॉरकास्ट किया जाता है। और अरीमा का ही एक एडवांस वर्जन आया है सरीमा, जो कि सीजनल अरीमा कहलाता है। ये आपके वही लीन एंड पीक पीरियड को एनालाइज करता है, और इकोनॉमिक मॉडल्स भी है इसके अलावा, जो कि और साथ ही साथ एआई मशीन लर्निंग सिस्टम को स्पेशली यूज किया जाता है विजिटर के नंबर्स और फैक्टरिंग कॉम्प्लेक्स बोले डिफरेंट काइंड के चेंजेबल फैक्टर्स, ग्लोबल इवेंट्स, सस्टेनेबिलिटी, है ना, इन सारे ट्रेवल प्रेफरेंसेस, ये सभी चीजों को एनालाइज करने के लिए एआई को यूज किया जा रहा है, जो जिसमें कि वो जीपीएस के थ्रू डिफरेंट काइंड के सैटेलाइट पिक्चर्स एंड वेदर मैप, इन सारी चीजों को बहुत ही प्रिसाइज वे में एनालाइज करके हमारे सामने दे रहा है, जो कि गवर्नमेंट एंड ऑर्गेनाइजेशन दोनों के लिए बहुत ही इजी हो गया है फॉरकास्ट करना। तो इसका एम क्या है कि एक रोबस्ट प्लानिंग किया जाए चेंजिंग डिमांड को देखते हुए, ताकि इकोनॉमिक ग्रोथ एंड टूरिज्म के डेवलपमेंट के साथ इकोनॉमिक बेनिफिट भी मिल सके। दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप आप लोग को समझ में आया होगा, और प्लीज राइट डाउन इन द कमेंट बॉक्स कोई भी आपको कंफ्यूजन है तो। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर, डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। थैंक यू सो मच।